सभी को नमस्कार। आपके अपने चैनल आर्य संस्कृत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है सेवंथ क्लास का जो मिड टर्म का पेपर हुआ था 3 नवंबर को, उसकी विस्तृत व्याख्या। क्योंकि 7वीं क्लास के बच्चे कह रहे थे कि सर जी हमने पेपर में बहुत मेहनत की थी, लेकिन संस्कृत के पेपर में हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं आए। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि संस्कृत के पेपर में ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छी रणनीति और अच्छी सूझबूझ से बच्चा अधिक नंबर पा सकता है, क्योंकि संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर उसी पेपर में ही लिखे होते हैं। बस आपको केवल अच्छी सूक्ष्म दृष्टि से उसके उत्तर को चयन करना होता है। तो आज की वीडियो 7वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनवल का पेपर भी बिल्कुल मिड टर्म के जैसा ही आएगा। तो प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बच्चों, ये देखिए, ये आपका पेपर है जो कि 60 नंबर का है। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। तो सर्वप्रथम आपको पेपर का निर्देश पढ़ना चाहिए कि पेपर में क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सामान्य निर्देशाः सामान्य निर्देश प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति। पेपर में 4 खंड होते हैं। का खंड अपठित अवबोधन का होता है, जो कि 8 अंक का है। खंड खा रचनात्मक कार्यम, और यह 12 अंक का होता है। खंड गा में अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यह 18 अंक का होता है। खंड घा के अंतर्गत पठित अवबोधन है, जो कि 22 अंक का है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका पेपर 60 अंक का होता है। आगे हम एक एक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न होता है अपठितांश अवबोधन का। अपठित का मतलब होता है बच्चों अनसीन पैसेज, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो बच्चे कहेंगे सर जी जब हमने पढ़ा नहीं है तो कैसे करेंगे। तो बच्चों, ये आपकी पठन शक्ति का मूल्यांकन होता है कि बच्चों को संस्कृत भाषा की समझ कितनी है, कि वो पैसेज से उत्तर ढूंढ लेता है कि नहीं ढूंढ लेता है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो बच्चों, आप सभी ने 6ठी कक्षा में संस्कृत का पेपर दिया नहीं, कोरोना टाइम था, पेपर नहीं हुआ। तो 7वीं क्लास में आपने पहली बार पेपर दिया है और संस्कृत भाषा आपको वैसे भी कम आती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे कि आप फटाफट उत्तरों को लिख लेंगे। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है, जो ये अनुच्छेद अर्थात पैसेज दिया है, इसको पढ़ना होता है। तो देखिए, अयम एक विद्यालय अस्ति, यह एक विद्यालय है। अत्र छात्राः पठन्ति लिखन्ति च, यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं और लिखते हैं। अध्यापकाः तान पाठयति, अध्यापक उनको पढ़ाते हैं। छात्राः अध्यापकम पश्यन्ति, बच्चे अध्यापक को देखते हैं। ते श्यामपट्टम अपि पश्यन्ति, वह सब अर्थात बच्चे श्यामपट्ट को भी देखते हैं। तत्र अध्यापकाः शब्दान लिखति, वहां पर अध्यापक शब्दों को लिख रहा है। छात्राः शब्दान अपि पठन्ति, छात्र भी शब्दों को पढ़ते हैं। तान लिखन्ति च, और लिखते हैं। ते इतस्ततः न पश्यन्ति, इतस्ततः माने क्या होता है बच्चों, इधर उधर। तो वे इधर उधर नहीं देखते हैं। ते शोभनाः छात्राः सन्ति, वे शोभन अर्थात सुंदर छात्र हैं, गुड स्टूडेंट हैं, जो इधर उधर नहीं देखते पढ़ाते समय। तो ये आपका पैसेज हो गया। अब देखिए, इसमें कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले और यथा निर्देशम। तो बच्चों, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आपको 8वीं क्लास में मिलेगा, 9वीं क्लास में मिलेगा, 10वीं क्लास में मिलेगा। हर क्लास में जो पहला प्रश्न आएगा वह अपठितांश अवबोधन होगा। तो अगर आपने अभी समझ लिया तो आपको 7वीं क्लास में अच्छे नंबर मिल जाएंगे और अन्य क्लासों में भी आप अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न तरयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं और यह 3 नंबर का है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। पहला प्रश्न है छात्रान कह पाठयति, छात्रों को कौन पढ़ाता है। अब बच्चे कहें सर जी हमको संस्कृत आती नहीं है, उसका अर्थ हमको निकालना नहीं आता, तो हम कैसे करें। तो बच्चों देखो, ये लाइन जहां पर आपको पैसेज में मिल जाए आप उसी लाइन को वैसे भी लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, छात्रान कह पाठयति, यह लाइन पैसेज में कहाँ आई हुई है।
तो देखिए अध्यापकः तान पाठयति, मिल गया ना। तो बस इसका उत्तर हो जाएगा अध्यापकः। एक शब्द में लिखेंगे तो, और एक शब्द में आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप पूरी लाइन में भी उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, आपको पूरे अंक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है अध्यापकः कान लिखति, अध्यापक किसको लिखता है, अर्थात क्या लिख रहा है। तो देखिए पैसेज में आया हुआ है अध्यापकः शब्दान लिखति, तो एक शब्द में इसका उत्तर होगा शब्दान। तीसरा प्रश्न है छात्राः कीदृशाः सन्ति, बच्चे कैसे हैं। तो बच्चे कैसे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ते शोभनाः छात्राः सन्ति, वे सुंदर बच्चे हैं, यानी गुड स्टूडेंट हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शोभनाः। शोभनाः माने क्या होता है, गुड। चौथा प्रश्न है छात्राः कान पठन्ति, बच्चे किसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है छात्राः शब्दान अपि पठन्ति, तो आप ये लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, और एक पद में अगर आप उत्तर लिखना चाहते हो तो इसका उत्तर होगा शब्दान। समझ गए ना, बहुत अच्छे। इसी का आखंड होता है बच्चों पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने होते हैं, और इसमें से आपको एक करना है, दो दिया रहता है, एक करना है, और यह 2 अंक का है। कुछ बच्चे क्या करते हैं पैसेज को ही पूरा लिख देते हैं, वो कहते हैं पेपर ही छाप दो, लेकिन पेपर नहीं छापना, आपको अच्छी रणनीति बना करके सीधा उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका छात्राः कान पठन्ति लिखन्ति च, छात्र किसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो मानते हैं बच्चों अभी आप 7वीं कक्षा में हैं, आपको प्रश्न का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन शब्द पढ़ने में तो आपको आ रहा है ना। तो बस ये लाइन देखिए पैसेज में कहाँ आई हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है छात्राः शब्दान अपि पठन्ति तान लिखन्ति च, तो बस यही लाइन लिख दीजिए, आपको पूरे अंक मिलेगा, क्योंकि इसका उत्तर यही लाइन है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे छात्राः शब्दान पठन्ति लिखन्ति च। समझ गए ना, आप एनुअल एग्जाम में पूरे नंबर लाएंगे ना, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका ते कम पश्यन्ति, वे किसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्रियापद क्या है बच्चों, पश्यन्ति। अब देखिए पैसेज में पश्यन्ति कहाँ आया हुआ है, और ते कर्ता के साथ में देखिए अंतिम लाइन में लिखा हुआ है ते इतस्ततः न पश्यन्ति। तो देखिए पैसेज में आया हुआ है ते श्यामपट्टम अपि पश्यन्ति, वे सब श्यामपट्ट को भी देख रहे हैं। तो इसका उत्तर बिल्कुल यही लाइन लिख देंगे ते श्यामपट्टम अपि पश्यन्ति। समझ में आ गया ना, कितना आसान है संस्कृत के उत्तर ढूंढना, बस केवल आपको अच्छी सूझबूझ का प्रयोग करना है। अब इसका तीसरा प्रश्न होता है तीसरे खंड का निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग निर्देश मिलेगा, उसके अनुसार उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं, और यह 2 अंक का है। पहला है अयम एकः अस्ति रिक्त स्थानम पूरयति, आपको रिक्त स्थान भरने हैं, और 2 विकल्प भी दिया गया है विद्यालयः पुस्तकालयः। तो बच्चों पैसेज में आपने देखा ना क्या लिखा हुआ था अयम एकः विद्यालयः, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालयः। दूसरा है शिक्षकः इत्यस्य पर्याय पदम किम, शिक्षकः इसका पर्याय पद क्या है। तो शिक्षक माने क्या होता है बच्चों, टीचर, तो इसका हो जाएगा अध्यापकः। अध्यापकः शब्दान लिखति अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद क्या है। तो क्रियापद जानते हैं ना, जिसके द्वारा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं क्रियापद या क्रिया, और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, जिसके द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रियापद कहते हैं। तो यहाँ पे अध्यापक क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो इसका क्रियापद होगा लिखति, और अध्यापकः कर्ता पद होगा, यानी सब्जेक्ट होगा। समझ गए, बहुत अच्छे। इसी प्रश्न का तीसरा खंड होता है अस्य गद्यांशस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। इस प्रश्न का उत्तर बहुत बच्चे छोड़ ही देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि इसमें क्या करना है। तो इसमें क्या करना होता है, टाइटल लिखना होता है, यानी जो पैसेज है उसका केंद्र बिंदु क्या है। यह प्रश्न 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लास में आता है। तो अगर आपने अभी 7वीं क्लास में सीख लिया तो आप हर क्लास में इस प्रश्न के नंबर को प्राप्त करोगे। तो इसका टाइटल क्या लिखना है, तो देखो बच्चों पूरे पैसेज में क्या समझ में आया कि ये विद्यालय के ऊपर लिखा गया है। तो इसका शीर्षक कैसे लिखेंगे, लिखेंगे शीर्षकम, उसके बाद विद्यालयः। अब
इसमें कोई बच्चा कोई और शीर्षक लिख दे तब भी आपको उस पूरे नंबर मिलेंगे। बस शीर्षक में केवल ये ध्यान रखना है कि शीर्षक एक शब्द में या दो शब्द से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ गए? बहुत अच्छे। इसके बाद बच्चों खंड खा के अंतर्गत रचनात्मक कार्यम है और यह 12 अंक का है। आप साल भर रुचिरा द्वितीय भाग जो पुस्तक है उसके पाठों को पढ़ते रहते हैं और व्याकरण पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जो 12 नंबर है ना, ये आपको नहीं मिल पाते। तो आपको पाठ के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ना है। तो देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत चित्राणि दृष्ट्वा तेषाम नामानि लिखत। चित्र को देख करके उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, पेपर पाए और उनको लगा ये तो पेंटिंग वाला प्रश्न है, और इसमें जो बना हुआ है इस चित्र को वो किताब में बनाने लगे, पेपर में, कॉपी में। तो अब चित्र को बनाने में ही उनका सारा समय बीत गया और वो अंतिम प्रश्न तक पहुंचे ही नहीं। तो बच्चों इसमें आपको चित्र नहीं बनाने हैं, चित्र देख करके जिसका चित्र है उसका केवल नाम लिखना था, और उसका नाम भी यहाँ पे मंजूषा में दिया गया है। मंजूषा मतलब क्या होता है बच्चों, सहायता बॉक्स, हेल्पिंग बॉक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें दीपकहा, पुष्पम, पत्रम, हारहा, चारों नाम दिए गए हैं। बस आपको चित्र देख करके उसका नाम केवल कॉपी में लिख लेना था, चित्र नहीं बनाना होता है। समझ गए ना? चलिए पहला चित्र देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यह दीपक का चित्र है। तो बस लिखते का और उसके बाद दीपकहा, चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। खा वाले चित्र में देखिए ये किसका चित्र है, ये पत्रम है। पत्रम मतलब क्या होता है, पत्ता। तो बस लिखिए खा और पत्रम, बस इतना ही लिखना होता है। तीसरे चित्र में देखिए ये कमल का चित्र है। तो कमल क्या है, फूल है। तो मंजूषम देखिए कमलम तो लिखा नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, पुष्पम। उसके बाद घा वाले चित्र में अब 3 जब आपने लिख ही लिया तो एक ही बचा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, हारहा। और यह प्रश्न बच्चों 2-2 नंबर का था, यानी 8 नंबर का था। आपने अगर थोड़ी भी बुद्धि लगाई होती तो आपको ये 8 नंबर मिल गए होते। तो हमें उम्मीद है कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। समझ गए? बहुत अच्छे। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है मम परिचयः रिक्त स्थानानि पूरयत, और यह भी 4 अंक का है। मम परिचय जैसे आप इंग्लिश में जिसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, हिंदी में आप कहते हैं ना सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसी को संस्कृत में भी मम परिचय के रूप में आपको लिखना होता है। तो कभी यह रिक्त स्थान के रूप में आ जाता है, कभी आपको स्वयं लिखना होता है। तो यहाँ पर यह रिक्त स्थान के रूप में है, लेकिन आपको कम से कम 5-10 लाइन मम परिचय याद होना चाहिए, क्योंकि मान लो आपके फाइनल पेपर में लिखने के लिए आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मम नाम। अब इसमें भरे जाने वाले पद यहाँ देखिए नीचे लिखे हुए हैं, कौन कौन लिखे हुए हैं, मोदकम लड्डू, पठामि पढ़ता हूँ, सुरेशः सुरेश, लिपिकः लिपिक। तो मम नाम मेरा नाम है, अब इसमें क्या भरेंगे, सुरेशः। समझ गए ना? बहुत आसान था, लेकिन फिर भी आपने गलती की। यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या किया, अपना नाम लिख दिया। जैसे आदर्श ने लिख दिया आदर्शः, अभिमन्यु ने लिख दिया अभिमन्यु। तो बच्चों यहाँ पे अपना नाम नहीं नहीं लिखना था, जो यहाँ पे मंजूषा में दिया गया है सुरेशः, इसी को लिखना था। दूसरे में क्या भरेंगे, अहम सप्तमी कक्षायाम, अब रिक्त स्थान में आएगा पठामि, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तीसरा है मम पिता अस्ति, मेरे पिता हैं, अब रिक्त स्थान में क्या आएगा, लिपिकः, लिपिक हैं। चौथा वाक्य है मह्यम रोचते, मह्यम माने क्या होता है बच्चों, मुझको, रोचते मतलब अच्छा लगता है। तो मुझे क्या अच्छा लगता है, मोदकम रोचते, मोदक माने क्या होता है बच्चों, लड्डू। लड्डू किसको किसको अच्छा लगता है बताइए, सबको अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरते हुए मम परिचय लिखना था। तो हमें उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि खंड खा के अंतर्गत 2 प्रश्न थे और 12 अंक का था। इसके बाद खंड गा आता है अनुप्रयुक्त व्याकरणम का, इसमें व्याकरण वाले प्रश्न आते हैं और यह 18 अंक का है। कितने नंबर का है, 18 नंबर का है। आप पाठ पढ़ते हैं लेकिन व्याकरण पे ध्यान नहीं देते, तो आपको व्याकरण पे अवश्य ध्यान देना है। तो व्याकरण के प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 आता है। देखिए लिखा गया है अधोलिखिता नाम धातु नाम
मूल धातुम लकारम पुरुषम चा लिखत। नीचे लिखी हुई धातुओं का मूल धातु लकार और पुरुष लिखिए। तो आप मूल धातु जानते हैं ना, देखिए यहाँ पे एक लिख करके भी दिखाया गया है, यथा। यथा मतलब जैसे, यानी एग्जाम्पल। आसीत, आसीत का क्या मतलब होता है? था। तो इसमें मूल धातु है अस, और लकार है इसमें लंग लकार, और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। तो आप सभी जानते हैं ना कितने लकार होते हैं? वैसे लकार तो 10 होते हैं, लेकिन आपको 5 ही लकार पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से? लट, लिट, लंग, विधिलिंग और लूट लकार। तो आपको 5 लकार ना याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 लकार आप अवश्य याद कर लें। कौन कौन से? लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल और लिरिट लकार भविष्य काल। ये 3 लकार के रूप अच्छे से याद कर ले। तो यहाँ पे देखिए, आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब नीचे 4 लिखे गए हैं, इनको आपको भर करके लिखना था। जैसे कुरवंती, इसमें धातु कौन सी है? क्री धातु है, जिसका अर्थ होता है करना। और ये किस लकार अर्थात काल का रूप है? ये वर्तमान काल का रूप है। कुरवंती मतलब क्या होता है? करते हैं। तो इसमें लकार हो जाएगा लट लकार वर्तमान काल, और पुरुष है इसमें प्रथम। कितने पुरुष होते हैं बच्चों बताओ? 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपकी किताब के पीछे देखिए धातु रूप दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा है गमिष्यति, इसमें मूल धातु है गम। गम माने क्या होता है बच्चों? जाना, जिसको इंग्लिश में गो कहते हैं। गो मतलब जाना, तो मूल धातु है गम। और इसमें लकार है लिरिट लकार है भविष्य काल का, क्योंकि गमिष्यति माने होता है जाएगा, और ये भी प्रथम पुरुष का क्रियापद है। उसके बाद है वसंती। वसंती मतलब होता है रहते हैं। मूल धातु है वस, और लकार है लट लकार वर्तमान काल, और पुरुष है प्रथम पुरुष। उसके बाद है आगच्छत। आगच्छत का अर्थ होता है आए थे। यहाँ पे बड़ा उपसर्ग है और गम धातु है, और यह लंग लकार का रूप है। तो लिख लीजिए, गम धातु, लंग लकार और प्रथम पुरुष। समझ गए ना? तो अगर आपको शब्द रूप या धातु रूप याद नहीं है, तो आप अपने रुचिरा किताब के पीछे देखिए, शब्द रूप और धातु रूप दोनों दिए गए हैं, वहां से आप याद कर ले, लिख लें। फिर भी अगर आपको कहीं समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है, लिखा हुआ है रेखांकित पदम आधृत उपसर्गाणाम चयनम या उपसर्गेण सह पद मेलनम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना करके उपसर्गों का चयन करिए या उपसर्ग के साथ पदों का मिलन करिए। तो बच्चों सबसे पहले तो आप उपसर्ग क्या होते हैं ये जान लो। तो इसको जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा है, वहां क्लिक करके आप उपसर्ग को पढ़ सकते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है ऊपर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पद है विस्मृतः पदे कः उपसर्गः अस्ति। विस्मृतः में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या है बच्चों? जल्दी से हम बता देते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो विस्मृतः में उपसर्ग है वी, और मूल शब्द है स्मृतः। दूसरा है आगच्छति पदे कः उपसर्गः अस्ति। इसमें उपसर्ग क्या है? तो देखिए बड़ा आ यहाँ पे उपसर्ग है, तो विकल्प में कहीं भी बड़ा आ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें उपसर्ग है आंग। उपसर्ग आंग है, लेकिन इसका जुड़ता है बड़ा आ। तीसरा है अनुभवसि पदस्य विग्रहम किम भविष्यति। इस पद का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा अनुपलस भवसि, क्योंकि भवसि भू धातु का रूप है और अन उपसर्ग है। समझ गए ना? बहुत अच्छे। अगर अभी भी आपको उपसर्ग नहीं समझ में आया है तो आप उपसर्ग वाली वीडियो अवश्य देखें। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है मंजूषातः अंका नाम कृते पदान चिन्हित। मंजूषा से अंकों के लिए पद चुनिए। केवलम चत्वारि, केवल 4 करने हैं और 4 नंबर का है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में 1 से लेकर के 50 तक संस्कृत में गिनती याद करनी है, उसका भी वीडियो हमने बनाया है, और डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक से आप संख्या वाली वीडियो देख लेंगे। तो आपको 1 से 50 तक संस्कृत में गिनती याद करनी है। यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, उनके लिए आपको पद लिखना था, और लिखे जाने वाले पद भी यहाँ मंजूषा में दिए गए हैं।
अगर आपको थोड़ा भी याद होते तो आप उनको यहाँ से लिख सकते थे। हालांकि जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने लिखा भी होगा। तो जिन बच्चों ने लिखा है वो कमेंट बॉक्स में यस यस अवश्य लिखें। तो पहला है यहाँ पे 12। तो 12 को क्या कहते हैं बच्चों बताओ? द्वादश। बहुत अच्छे। उसके बाद है 25। 25 को क्या कहते हैं? पंचविंशति। उसके बाद है 16। 16 को क्या कहते हैं? षोडश। जिसको जिसको लिखते जाएं उसको यहाँ से क्रॉस भी करते जाएं। उसके बाद है 5। 5 को क्या कहते हैं? पंच। उसके बाद है 35। 35 को क्या कहते हैं? पंचत्रिंशत। समझ गए? बहुत अच्छे। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां कृते मंजूषातः चित्वा संस्कृतम पदम लिखत। ये शब्दार्थ का प्रश्न है। हिंदी में शब्द दिया गया है, उसके लिए आपको संस्कृत में पद लिखना था और पद भी मंजूषा में दिया गया है। देखिए यहाँ पे वाचः, मुद्रणम, आतिथ्यम और ऋजुता 4 पद दिए गए हैं। तो पहला है अतिथि सत्कार, तो इसके लिए संस्कृत पद हो जाएगा आतिथ्यम। क्या हो जाएगा? आतिथ्यम। दूसरा है छपाई। छपाई जानते हो ना, जिसको इंग्लिश में टाइपिंग कहते हैं। जैसे आप कोई पुस्तक लिखते हैं या मैसेज लिखते हैं उसको टाइप करते हैं ना, तो उसे किताबों की छपाई होती है, तो उसको कहते हैं मुद्रणम। तीसरा है सरलता। सरलता को क्या कहते हैं? ऋजुता। ये आपका जो सदाचार वाला पाठ है ना उसमें आया हुआ है। चौथा है वाणी से। तो वाणी से का क्या अर्थ होगा? वाचा। ये भी जो आपका षष्ठा पाठ है सदाचार, उस पाठ में आया हुआ है। तो आप पाठ पढ़ते हैं ना तो उसका शब्दार्थ भी याद करते रहें। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रत कथयति इत लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य कौन कहता है और किसके लिए कहता है? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कः कथयति और कम प्रत कथयति। तो जो कहने वाला है वो इधर आएगा और जिसके लिए कहा जा रहा है वो इधर आएगा। और ये जो वाक्य है ये आपका जो दूसरा पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, इसी पाठ के हैं। पाठ पढ़ा है ना सभी लोगों ने? बहुत अच्छे। तो पहला वाक्य है अत्र कः उपायः। यहाँ पर क्या उपाय है? इसको कौन कहता है? हंसौ। दोनों हंस कहते हैं। और किससे कहते हैं? कछुए से। तो क्या लिखेंगे? कच्छपम या कूर्मम। दूसरा वाक्य है यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। ऐसा कौन कहता है? बहुत सही। कौन कहता है? कछुआ। तो कछुए को क्या लिखेंगे? कच्छपः। और किससे कहता है? नागरिकों से, जो उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़े हुए थे। तो क्या लिखेंगे? पौराण। यहाँ बच्चों आपको एक भी ध्यान देना है कि जो कहने वाला है वो प्रथमा विभक्ति में और जिसके लिए कहा जा रहा है वह द्वितीय विभक्ति में होगा। तीसरा वाक्य है अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कौन कहता है? कच्छपः। किससे कहता है? हंसौ, अर्थात दोनों हंसों से। समझ गए ना? बहुत अच्छे। इसके बाद बच्चों आपका खंड घ के अंतर्गत पठित अवबोधन आता है। क्या आता है? पठित अवबोधन। अब इस खंड के अंतर्गत जो आप रुचिरा में पाठ पढ़ते हैं ना उसके प्रश्न आएंगे। और यह 22 अंक का यह खंड है। तो इसमें 3 पैसेज आते हैं। आपके पाठ में जो पैसेज हैं, एक कथा वाला पाठ है, एक नाटक वाला पाठ है, एक श्लोक वाला पाठ है। 3 टाइप के पाठ होते हैं ना। पढ़े हैं किताब में? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो आपको जो संस्कृत टीचर पढ़ाते हैं आप उनसे पूछ लो कि सर जी कथा वाला पाठ कौन सा है, नाटक वाला पाठ कौन सा है, श्लोक वाला कौन सा पाठ है। तो आप तीनों तरह के पाठों को याद करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत जो कथा वाला पाठ है उसमें से यह प्रश्न आया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो इसमें भी बच्चों आपको एक पैसेज मिलता है और पैसेज से ही आपको उत्तर लिखने होते हैं। ये जो पैसेज आया हुआ है वह किस पाठ का है? जो आपका 5वां पाठ है पंडिता रमाबाई, उस पाठ का है। तो इसका भी उत्तर ढूंढने के लिए आपको क्या करना होता है कि प्रश्न पढ़िए और वह लाइन पैसेज में जहां आई हुई है वहीं आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखने हैं और केवलम प्रश्न एकम, केवल एक प्रश्न करने हैं। कोई विद्यार्थी के सर्जन दोनों कर दे तो
अरे दोनों कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला प्रश्न है, कह पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। कौन पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आया। तो देखिए बच्चों, ये लाइन पैसेज में आई हुई ना, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, रमाबाई पुत्र मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो बस इसका उत्तर इसी लाइन में है। यहाँ पर देखिए, जो पद शब्द गायब है, यानी जो पद गायब है वही इसका उत्तर होगा। तो क्या हो जाएगा, रमाबाई। तो आप बिना संस्कृत को जाने, मान लो आपको संस्कृत का अर्थ नहीं आ रहा है, तब भी आप इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढ सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रमाबाई। दूसरा प्रश्न है, कासाम सम्मानाय शिक्षायै च सह स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसके सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो देखिए, इसका क्रियापद है अर्पितवती। अब पैसेज में ढूंढिए अर्पितवती कहाँ है, मिल गया ना, बस उसी लाइन में इसका उत्तर होगा। तो देखिए, नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सह स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। यहाँ कासाम है और यहाँ नारीणाम है। तो अगर एक शब्द में आप उत्तर लिख रहे हैं तो लिखेंगे नारीणाम। और मान लो अगर आप एक शब्द में नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप पूरी लाइन लिख दो, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि अभी आप छोटे विद्यार्थी हैं, 7वीं क्लास के हैं। समझ गए ना। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो पूरे अंक प्राप्त करेंगे। उसके बाद बा खंड के अंतर्गत पूर्ण वाक्यन का प्रश्न आता है, और इसमें भी 2 प्रश्न दिए होते हैं, एक आपको करना होता है और यह 2 नंबर का होता है। इसके बाद तो का खंड है, हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम कस्मिन विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। अब इसमें क्रियापद क्या है बच्चों, प्रस्तुतवती। अब प्रस्तुतवती देखिए पैसेज में कहाँ आया हुआ है, मिल गया, बहुत अच्छे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रस्तुतवती। बस यहाँ से हंटर शिक्षा आयोग से लेकर के और स्वमतम प्रस्तुतवती तक पूरी लाइन हूबहू उतार दो, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विषय सह स्वमतम प्रस्तुतवती। दूसरा प्रश्न है, सह उच्च शिक्षार्थम कुत्र गतवती। अब इसमें क्रियापद क्या है, गतवती। तो गतवती कहाँ है, ये देखिए, मिल गया ना, बहुत अच्छे। तो कैसे लिखेंगे, सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। इस तरह से आप पूर्ण वाक्य में उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद यथा निर्देशम का प्रश्न होता है, निर्देशानुसारम उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। ये भी 2 अंक का है। पहला है आयोगस्य अस्मिन पदे का विभक्ति। आयोगस्य, इस पद में विभक्ति कौन सी है। तो बच्चों, आपकी किताब के पीछे कुछ शब्द रूप दिए गए हैं, तो आप शब्द रूप भी याद रखें। तो आयोगस्य, अब अस आ गया ना, तो अस का मतलब षष्ठी, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति नहीं है। दूसरा है, सह उच्च शिक्षार्थम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए गई, कहाँ गई, इंग्लैंड देशम। तीसरा है, सह उच्च शिक्षार्थम गतवती अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पे क्रियापद क्या है, सा या गतवती। तो क्रियापद जानते हैं ना क्या होता है बच्चों, जिसके द्वारा किसी काम के होने या करने का भाव पता चले, वह क्रियापद होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गतवती। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत जो श्लोक वाला पाठ है, उस श्लोक वाले पाठ से एक श्लोक आता है और उसी में से आपको प्रश्न उत्तर करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक बार हम इस श्लोक को आपको पढ़ करके बता देते हैं। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसका अर्थ होगा बच्चों, यह किस पाठ का है, पहले ही जान लीजिए। यह पाठ है षष्ठा पाठ, जो आपका छठा पाठ है सदाचार, उस पाठ का है। जिसका अर्थ होगा, श्रेष्ठम जन्म, अच्छे लोगों को, गुरुम, अपने गुरुजनों को, मातरम पितरम, तथा अपने माता पिता को, सततम, हमेशा, निरंतर, मनसा कर्मणा वाचा, मनसा मतलब मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से, यानी वन वचन और कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से अच्छे लोगों को, गुरु को और माता पिता को उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। यह श्लोक का अर्थ है। एक पद में इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, देखिए, श्रेष्ठम जन्म
चापि मातरम सेवेत। अब यहाँ पे रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है, तो इसमें क्या भरेंगे? गुरुम। समझ गए ना? दूसरा प्रश्न है मनसा कर्मणा वाचा कदा सेवेत। कदा मतलब कब, तो इसका उत्तर हो जाएगा सदा। सदा मतलब हमेशा। मन वचन से कब सेवा करनी चाहिए? अरे सेवा करने का कोई टाइम थोड़ी है, जब भी आपको समय मिले, अर्थात हमेशा माता पिता और गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। बड़ा आ खंड के अंतर्गत पूर्ण वाक्यन का प्रश्न आता है, इसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना होता है। मनसा वाचा कर्मणा कान सेवेत। मन वचन और कर्म से किसकी सेवा करनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम सेवेत। दूसरा प्रश्न है श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा कथम सेवेत। तो इसका उत्तर भी बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा वाचा कर्मणा सेवेत। तो अगर मान लो आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है बच्चों, तब भी आप श्लोक की लाइन लिख दो जहां पर वो क्रियापद मिल जाए, तब भी आपको पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें भी ई खंड के अंतर्गत यथा निर्देशम का प्रश्न आता है, और यह भी विकल्प से करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको विकल्प से चुनकर लिखने हैं। कर्मणा इत पदे का विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है? तृतीया प्रथमा। तो बच्चों कर्मणा में तृतीया विभक्ति है, तो अब जब पाठ पढ़ते हैं ना, तो जो भी पद आपको न समझ में आए इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप अपने सर से या मैडम से जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे जरूर पूछो कि सर इसमें विभक्ति कौन सी है, इसका मूल शब्द क्या है, क्योंकि आप पूछोगे तभी आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। दूसरा है निरंतरम पदस्य पर्यायः। पर्याय पदम किम, निरंतर पद का पर्याय पद क्या है? पहला है वाचा, दूसरा है सततम। तो निरंतर माने होता है हमेशा, तो इसका पर्याय पद होगा सततम। समझ गए? बहुत अच्छे। तीसरा प्रश्न है मातरम पितरम तथा। अत्र अव्यय पदम किम, यहाँ पर अव्यय पद क्या है? मातरम तथा। अव्यय क्या होते हैं बच्चों, जानते हो ना? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जो शब्द या जो पद तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। और सभी अव्ययों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने ऊपर पे दिया है, यहाँ जाकर के आप अव्यय पढ़ सकते हैं। तो इसमें अव्यय पद कौन है? तो इसमें अव्यय पद है तथा, क्योंकि मात्रम यह संज्ञा पद है, तो आपका अव्यय पद होगा तथा। इसके बाद 11वां प्रश्न है आपका अधोलिखितम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरार्ध संस्कृतेन लिखत। अब यह प्रश्न बच्चों जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें जो नाटक वाला पाठ है उसमें से आपको करना है, और यह दूसरा जो पाठ था दुर्बुद्धि विनश्यति उस पाठ से आया हुआ है। तो इसमें पहला प्रश्न है सरस तीरे खादिष्यामि, नदी के किनारे खाऊंगा। अब देखिए लाइन कहाँ आई हुई है पैसेज में, तो ये देखिए सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, इसमें क्या भरेंगे? दग्ध्वा। समझ गए ना? बहुत अच्छे। लाइन ढूंढिए प्रश्न की और उसको पैसेज में जाइए, जहां मिल जाए वही उसका उत्तर होगा। दूसरा है कूर्मः जातः। अब ढूंढिए पैसेज में कहाँ है? कूर्मः जातः, तो क्या उसका उत्तर हो जाएगा? क्रुद्धः। समझ गए? बहुत अच्छे। उसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न है, केवलम एकम, केवल एक करने हैं। अन्यः किम अकथयत। अब ये लाइन ढूंढिए प्रश्न में, उसमें पैसेज में कहा आई हुई है? अन्यः अकथयत गृहम नीत्वा भक्षिष्याम इत। बस यही लाइन उत्तर के रूप में आपको लिखनी थी इस तरह से, अन्यः अकथयत अहम नीत्वा भक्षिष्याम इत। दूसरा प्रश्न था कः क्रुद्धः जातः। अब देखिए पैसेज में आया हुआ है ना, कूर्मः क्रुद्धः जातः, तो इसका उत्तर भी इस तरह से आपको लिखना था, कूर्मः क्रुद्धः जातः। हालांकि आपको इसमें से एक ही करना था, दोनों कर दिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसमें भी ई खंड के अंतर्गत यथा निर्देशों का प्रश्न है, और यह भी विकल्प के रूप में है, केवल 2 करने हैं। पहला है खादिष्यामि पदे कः लकारः। खादिष्याम इस पद में लकार कौन सा है? लट लकारः और लिट लकारः। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी दोनों एक ही जैसा लग रहा है। अरे भैया दोनों एक जैसा नहीं है। यहाँ देखिए लट, ला में छोटे आ की मात्रा है, और यहाँ लिरिट यानी ला में री की मात्रा है।
लट जो है वर्तमान काल वाला है और लिरिट जो है भविष्य काल वाला है। तो यहाँ भी देखिए भविष्य को कैसे लिखते हैं, भविष्य को इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ भी इस मिल गया ना आपको, तो जहाँ भी यह इस मिल जाए समझ लीजिए भविष्य काल का क्रियापद है और इसमें लिरिट लकार होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको भविष्य मिल गया ना, इस खादिष्यामि, तो इसमें सही होगा दूसरा लिरिट लकार है। उसके बाद कश्यपः शब्द से पर्याय पदम किम, इसका पर्याय पद क्या है? पर्याय पद जानते हो ना बच्चों, समान अर्थ वाले। तो कश्यप माने क्या होता है? कछुआ, तो इसका होगा कूर्मः या गजः। गजः माने क्या होता है? हाथी, तो आपका विकल्प सही होगा कूर्मः। खादिष्याम अर्थे अपरम किम पदम अत्र प्रयुक्तम, खादिष्याम मतलब खाऊंगा, इस अर्थ में कौन सा पद आपके पैसेज में आया हुआ है? तो कौन सा आया हुआ है? भर्षिष्यामि। समझ गए? बहुत अच्छे। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न होता है प्रश्न निर्माण का। आपको क्वेश्चन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? क्वेश्चन। एक वाक्य लिखा होगा, वाक्य में एक पद रेखांकित होगा और उसको आधार बना करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है कलहम कृत्वा नरः सुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। अब आपको झगड़ा यानी जो कलहम है उसको आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला है किम, दूसरा है कम, तो इसमें क्या हो जाएगा? किम। प्रश्न बनेगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है? तो क्या करके दुखी होता है बच्चों? झगड़ा करके। आप भी झगड़ा करके दुखी हो जाते हैं ना? बहुत अच्छे। उसके बाद दूसरा है पितरम कर्मणः सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पितरम को आधार बनाएंगे। तो मान लो बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो यहाँ पर देखो बच्चों अंत में पितरम यानी अम है, तो यहाँ पे केन है, यहाँ पे कम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कम। मान लो आपको शब्द रूप नहीं याद है, तब भी आप इस ट्रिक से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है आलस्य महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, आलस्य रूपी से महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है। तो इसका उत्तर होगा कह, कह महान रिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान दुश्मन हमारे शरीर में रहता है। चौथा है सत्यम ब्रूयात, अब इसमें रेखांकित पद क्या है? सत्यम। तो इसका प्रश्न होगा किम ब्रूयात, कैसा बोलना चाहिए। आपका अंतिम प्रश्न है बच्चों मंजूषातः पदान चित्वा रिक्त स्थान पूरयत, मंजूषा में दिए गए पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरिए और कथा को फिर से लिखिए। तो मंजूषा में कौन कौन से पद दिए गए हैं? सस्कः, सस्का माने क्या होता है? खरगोश, धावने दौड़ने में, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। तो कथा पढ़ते हैं फिर भरेंगे। एकस्मिन् वने एकः वसति स्म, एक वन में एक रहता था, क्या भरेंगे? सस्कः, यानी एक वन में एक खरगोश रहता था। तस्मिन् एव वने एकः कश्यपः अपि वसति स्म, उसी वन में एक खरसुआ भी रहता था। एकदा एक बार तयो जाता, उन दोनों की हो गई, अब क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे भरेंगे प्रतिस्पर्धा, एक बार दोनों में प्रतियोगिता हो गई। खरगोश और कछुए की प्रतियोगिता आपको याद है ना, दौड़ने वाली। आगे देखिए शशकः कुशलः आसीत, शशक कुशल था, शशक मतलब खरगोश, कुशल मतलब तेज था, किसमें? धावने। अब यहाँ पे धावने भरेंगे, खरगोश दौड़ने में कुशल था। कश्यपश्चा अल्प गति ही, और कछुए की गति यानी जो उसकी स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। परंतु मार्गे शशकः सुप्तः, परंतु रास्ते में खरगोश सो गया। कश्यपश्चा अल्पगत्यः स्पर्धाम जीतः, और कछुआ धीमी गति से भी स्पर्धा को अर्थात कंपटीशन को जीत गया। तो इसमें खरगोश और कछुए वाली कहानी है। तो बच्चों आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि आप साल भर तो खूब मन लगाकर पढ़ते हैं, लेकिन पेपर टाइम में आप सही रणनीति का प्रयोग नहीं करते हैं और आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अधिक नंबर लाने में जरूर सहायता करेगी। और पाठों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट में अपने सभी पाठों को पढ़ें। तो फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।